नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चैनल पर। एलटी की आपकी टेस्ट सीरीज़ जो है कंटिन्यू करेंगे आज। और आज 401 से आपको मतलब मान के चलिए कि 500 तक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में रहेंगे, जैसे कि अभी पिछले 4 टेस्ट सीरीज में किया गया है। तो आज आपका ये 5वां टेस्ट सीरीज है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? हास, शोक, जुगुप्सा या फिर भय? तो इसका सही आंसर है सी, जुगुप्सा है। बीभत्स रस घृणा का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? देव, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव है। प्रतिधन एक में पहला पद अव्यय और यह समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है, अतः यह अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध? तो इसका सही आंसर है सी, नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक नाटक है। का वर्ग के उच्चारणों का स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, कंठ, दंत? तो इसका सही आंसर है आपका सी, कंठ है। का वर्ग के सभी वर्ग जैसे क, ख, ग, घ, अंगा का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। अगला प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6? तो इसका सही आंसर है आपका बी, 4 होते हैं। हिंदी व्याकरण में विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती? तो इसका सही आंसर है आपका बी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न, गजल किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी? तो ये अरबी का है। गजल मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जो उर्दू और हिंदी में खूब प्रचलित हुआ। वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक ध्वनि इकाई क्या कहलाती है? वर्ण, पद, शब्द, वाक्य? तो इसका सही आंसर है आपका सी, शब्द होगा। अगला प्रश्न, परोपकार में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्ध, यड़? तो परधन उपकार में आ और उ मिलकर ओ बन गए हैं, अतः यह गुण संधि है। अगला प्रश्न, पाँव उखड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हिम्मत हारना, घायल होना, भाग जाना, खड़े ना हो पाना? पाँव उखड़ जाना का अर्थ है हिम्मत टूट जाना या युद्ध क्षेत्र से भाग जाना। अगला प्रश्न, उपन्यास को मानव जीवन का चित्र किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, यशपाल? तो ये प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5? तो इसका सही आंसर है आपका सी। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतवाचक और परिमाणवाचक। कवयित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें कवयित्री की शुद्ध वर्तनी आपकी ये वाली सी वाली है। ठीक है। अगला प्रश्न, सूरदास किस रस के सम्राट कहे जाते हैं? शांत रस, वीर रस, वात्सल रस, श्रृंगार रस? तो ये वात्सल रस के हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने के कारण सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फोटान किसकी मूलभूत इकाई है? ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत? तो आपका ये प्रकाश का है। फोटान प्रकाश और अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी, राष्ट्रपति की अनुमति से? तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, दोदा बेटा, गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट? तो ये सी वाला ऑप्शन सही है, गुरु शिखर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली से आगरा, दिल्ली से देवगिरी जिसे दौलताबाद भी कहते हैं, लाहौर से दिल्ली, आगरा से दिल्ली? तो यही आपका बी वाला ऑप्शन सही है, दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद तक स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? चट्टानों की आयु, पेड़ पौधों की आयु, जीवाश्मों की आयु, धातुओं की आयु? तो इसी वाला ऑप्शन सही है, जीवाश्मों की आयु।
कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्मों और पुरातात्विक अवशेषों के आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है ई बैंकिंग में ई का अर्थ क्या है? एक्सटेंशन, इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी, इकोनॉमी। तो आप सभी जानते हैं कि ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आपका है। ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति को मापने का सबसे आम तरीका क्या है? थोक मूल्य सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, सीपीआई। भारत में आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को मुद्रास्फीति मापने का सबसे आम और आधिकारिक तरीका माना जाता है। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है आपका थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था जहां किसान सीधे सरकार को लगान देते थे को मुख्य रूप से थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 38, 40, 44, 51। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 10 सितंबर। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। कथकली जो मुखौटों और विस्तृत वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो ये सिराजुद्दौला सी वाला ऑप्शन सही है। 1757 में प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, बी.एस. रामादेवी, एम.एस. गिल। तो बी वाला ऑप्शन सही है, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है? गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है संसद के सड़क तक कविता संग्रह किसका है? मुक्तिबोध, धूमिल, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। संसद से सड़क तक प्रसिद्ध जनवादी कवि सुदामा पांडे धूमिल का प्रमुख कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? गगनचुम्बी, रोग मुक्त, दाल रोटी, राजमाता। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। दाल रोटी में और विभक्ति का लोप है, अतः यह द्वंद्व समास है। बाकी तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है निर्विकार शब्द का सही संविच्छेद क्या है? अब आप यहाँ देख लीजिए, इसमें सही ऑप्शन आपका यही डी वाला होगा, निधन विकार। ठीक है। अगला प्रश्न उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो सी वाला ऑप्शन सही है, उत्प्रेक्षा होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है जैसे मानो, जानो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी थी? जूठन, मुर्दहिया, तिरस्कृत, दोहरा अभिशाप। तो यही सी वाला ऑप्शन सही है, तिरस्कृत। तिरस्कृत को सूरज पाल चौहान ने लिखा था। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना जाता है। अगला प्रश्न है क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया में लग जाता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे वह खाकर चला गया। अगला प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुद्धिभ्रष्ट होना, पत्थर मारना, बहुत दुखी होना, मूर्ख होना। तो ए वाला ऑप्शन सही है, बुद्धिभ्रष्ट होना। आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र मिश्र बंधु। तो इसी वाला ऑप्शन सही है, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने आधुनिक काल के प्रथम चरण को पुनर्जागरण काल या भारतीय युग नाम दिया। अगला प्रश्न वाक्य शुद्ध का चयन करना है। कृपया आप वहाँ जाने की कृपा करें, आप वहाँ जाने की कृपा करें, आप वहाँ कृपया जाने की कृपा करें, कृपया आप वहाँ जाइए। तो यही वाला आपका बी वाला ऑप्शन सही है, आप वहाँ जाने की कृपा करें। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या नहीं है? यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग होता है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। यह एक अक्षरिक लिपि नहीं है।
तो डी वाला ऑप्शन ये है। यह एक आक्षरिक लिपि नहीं है। देवनागरी एक आक्षरिक लिपि है, जबकि वहाँ लिखा है कि नहीं है, क्योंकि इसमें व्यंजन के साथ स्वर भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किस साहित्यकार का उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र, यशपाल, जैनेन्द्र। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। रंगभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है। अनिवार्य शब्द का सही विलोम क्या है? आवश्यक, ऐच्छिक, जरूरी, अपेक्षित। तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, ऐच्छिक होगा। अनिवार्य जिसे टाला ना जा सके का विलोम जो होता है ऐच्छिक होता है, इच्छा पर निर्भर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 31। तो इसमें 28 होती हैं। हर गीत का एक सम मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12। अगला प्रश्न है, लड़की घर गई, इस वाक्य का सामान्य भविष्यत काल क्या होगा? लड़की घर जा रही होगी, लड़की घर गई होगी, लड़की घर जाएगी, लड़की घर जा चुकी होगी। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, लड़की घर जाएगी। अगला प्रश्न है, क्रिया के सामान्य रूप से ये तो उसका वही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो ये आपका ए है, कंठ होगा। अगला प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की थी? नाभादास, ईश्वरदास, अग्रदास, तुलसीदास। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ईश्वरदास। अंगद पैज की रचना जो है राम भक्त कवि ईश्वरदास ने की थी। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? पर, परि, परिपरम। तो परिश्रम, परिधन, श्रम में परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, पुष्प शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? कुसुम, सुमन, प्रसून, अमी। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, अमी होगा। अमी का अर्थ अमृत होता है, बाकी तीनों पुष्प के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है, वीर रस। आदिकालीन साहित्य जैसे पृथ्वीराज रासो की प्रमुख प्रवृत्ति युद्धों का वर्णन थी, इसलिए इसका प्रमुख रस वीर रस है। अगला प्रश्न है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। जब आपका प्रयोग स्वयं या खुद के अर्थ में होता है तो यह निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, रूस, आयरलैंड, कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रूस, तत्कालीन सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा सोवियत संघ के संविधान से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह। तो बी वाला ऑप्शन सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, मीथेन और अमोनिया। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 1920, 22, 24, 28। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, 1922। चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? क्रोड, मेंटल, परपटी या स्थलमंडल। तो सी वाला ऑप्शन सही है, परपटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी और बाहरी परत जो है परपटी कहिए या फिर क्रस्ट कहलाती है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, कैलाश सत्यार्थी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सी वाला ऑप्शन सही है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी बाल श्रम के खिलाफ बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं और उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म, व्यवसाय, शिक्षा, संपत्ति। तो आपका व्यवसाय था उस समय। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार व्यवसाय या कर्म कह लीजिए था, ना कि जन्म। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, महाराष्ट्र। तो सी वाला ऑप्शन सही है, असम। वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं को सबसे पहले अपनाने वाला भारतीय राज्य असम था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर। तो सी वाला ऑप्शन सही है, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा।
तो सी वाला ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित था जिसे अब हटा दिया गया है? अनुच्छेद 370, 71, 35 से ए और सी दोनों। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये भी 370 और 35 से दोनों संबंधित था। 370 विशेष दर्जा और अनुच्छेद 35 से राज्य में अस्थायी निवासी नियम, दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो सभी जानते हैं बी वाला ऑप्शन सही होगा। मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? आगरा, लखनऊ, फिरोजाबाद, वाराणसी। तो सी वाला ऑप्शन सही है, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद शहर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है, मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी किस साहित्यकार की रचना है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मोहन राकेश। तो सी वाला ऑप्शन सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी जो है 1881 में ये की गई थी। प्रकाशित प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। रस के कितने अंग हैं? 3, 5, 6। तो इसके हैं आपके 4। रस के 4 अंग होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अगला प्रश्न है, अधोगति शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो सी वाला ऑप्शन सही है, विसर्ग संधि। अधोगति मतलब अधा धनगत में विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, ग्राहक, गांव, घर। तो ग्राहक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप गाहक होता है, खेत का क्षेत्र होता है, गांव का ग्राम होता है, घर का गृह होता है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग है? आपको देखना है, इसमें 4 हैं। तो इस यही बी वाला सही है, पुनर्जन्म ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो आपका बहुब्रीहि होगा। लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश विशेष अर्थ प्रकट करता है, अतः यह बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। इसके 6 भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र। तो बी वाला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, मैथिली। तो सी वाला ऑप्शन सही है, अवधी है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस मुख्य रूप से अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का उपयोग किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अपुनहित, उपमा, श्लेष। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अपुनहित। जहाँ उपमेय का निषेध मतलब मना करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपुनहित अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसके 4 हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतवाचक और परिमाणवाचक। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लड़ाई करना, तबाह कर देना, ईंट से घर बनाना, मारपीट करना। तो बी वाला ऑप्शन सही है, तबाह कर देना। अगला प्रश्न है, साहित्य को ज्ञान राज का संचित कोश किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयाज संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है, पवन पो धन अन में अयाज संधि है। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा ना हो के लिए एक शब्द है? अनुपम, उपमान, अनुपमेय, अप्रतिम। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके वह अनुपेय अद्वितीय कहलाता है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल, प्रज्वलित, कवित्री या सन्यासी। तो इसमें बताइए कौन सा गलत है? तो यही वाला आपका गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक वाक्य में विशेष क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है। तो इसमें सी सही है, उपासक। विशेषण श्रेष्ठ है, जिसकी विशेषता बताए वह विशेष उपासक कहलाता है। अगला प्रश्न है, द्विग समास का उदाहरण क्या है? आजीवन, माता पिता, चतुर्भुज, पंचवटी। तो पंचवटी 5 वटों का समूह,
पहला पद संख्यावाची है और समूह का बोध कराता है, अतः द्विगु समास है। कुकुरमुत्ता कविता की रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसी वाला ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद दृष्टिकोण वाली व्यंग्यात्मक कविता कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार, भारोपी परिवार, आस्टिक परिवार, चीनी तिब्बत परिवार। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, भारोपी परिवार। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, वेरी रतौंधी। तो इसका सही आंसर है आपका बी, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, हड्डियों का कमजोर होना रोग कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, 17, 18, 19। तो इसमें 17 जो है मौलिक अधिकारों के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति को जनक भारत में किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, एस.पी. कश्यप, हीरालाल चौधरी। तो इसमें वर्गीज कुरियन होंगे। भारत में दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526, 1556, 1761, 1764। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है, 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? परिक्रमण की गति के कारण, जिसे रिवोल्यूशन कहते हैं, घूर्णन की गति, रोटेशन के कारण, अच्छी झुकाव के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो बी वाला ऑप्शन सही है, घूर्णन गति, रोटेशन। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930, 40, 42, 45। तो इसका सही आंसर है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? वायु में, जल में, निर्वात में, ठोस में। तो ठोस में होती है। ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे तेज होती है क्योंकि अण अधिक कसकर बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका बी वाला ऑप्शन सही है, गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में, मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, रिपन, कैनिंग और माउंटबेटन। तो ये बी वाले ऑप्शन सही हैं। डॉक्टर लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो सी वाला ऑप्शन सही है, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सी वाला ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। इसका बी वाला ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। खजुराहो की मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए क्वेश्चन कट चुका है, तो मैं बता दूं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है। तो बस आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का ये टेस्ट कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और आपने कितने सही किए ये भी बता सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व कराने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा मैंने किया है, इसलिए किया है कि आपका समय जाया ना जाए, बस आपको एक बार रिवीजन हो जाए बस। ठीक है। तो चलिए अगले टेस्ट सीरीज में आपसे मिलते हैं, जहां आपको फिर से 100 क्वेश्चन मैं दूंगा। अभी तक मैंने 500 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज आपका करा दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।